लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था वेस्पर थ्योरी पूरे तरीके से, और वेस्पर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो भी प्रॉब्लम हमने सारा बात बेटा डिस्कस करा था। सब कुछ बताने के बाद ये लास्ट पॉइंट हमने बताया था स्टेरिक नंबर, और आपको इसी पीपीटी को ही सेंड करने वाला हूं। आपको देखो सारा बात इसमें लिखा हुआ है, आज आपको भेज दूंगा लेक्चर के बाद, ठीक है। सारा बात बताया हूं, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यहीं से लिख लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम बेटा एमओटी। एमओटी मीन्स बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मैं आपको बता दूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, है ना। ये बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और यहाँ इसके अलावा और आप कहीं इसको नहीं पढ़ पाओगे, मतलब किसी और चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है, मतलब इस टाइप का टॉपिक है नहीं, मतलब यही अच्छे से सीखो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। अब आप देखिए, नाम ही है एमओटी, पूरा नाम हुआ बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताने जा रहा हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया कैसे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का काम क्या है, वर्क कैसे करता है, ठीक है, कहां वर्क करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा, और क्या कंसेप्ट है, ठीक है। बेटा यहां पे मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, तो VBT की कमियां को दूर करने के लिए बहुत सारे थ्योरी ऑलरेडी आ चुके हैं। VBT की कमियां को दूर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आ गया, VBT की कमियां को दूर करने के लिए वेस्पर थ्योरी आ गया, एंड बेटा वैसे ही VBT की कमी को दूर करने के लिए एक और थ्योरी आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। डिफरेंट टाइप की कमी थी, उसलिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी की जरूरत पड़ी। जैसे ज्योमेट्री शेप अगर VBT ने नहीं बताया, उसको बताने के लिए हमारे को वेस्पर थ्योरी मिला। बॉन्ड पैरामीटर के इक्विवेलेंस पे बात VBT ने नहीं करा था, तो बॉन्ड पैरामीटर के इक्विवेलेंस पे बात करने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन मिला। बस वैसे ही बच्चों एक और कंसेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू VBT, मान लो जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। मतलब ये एटम अगर अभी X है तो बाद में भी एटम X ही रहेगा, है ना। मॉलिक्यूल बनने के बाद भी एटम ने अपने एग्जिस्टेंस को बेटा लॉस नहीं करा है ना, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखा है बिल्कुल पहले की तरह। समझ रहे हो क्या? तो कंसेप्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू VBT, जैसे मान लो हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद ये है बेटा हाइड्रोजन का एटम, ये भी है हाइड्रोजन का क्या एटम, और ये जो आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो VBT बोलता है कि हाइड्रोजन कंबाइन करने के बाद जब मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूल बनने के बाद भी हाइड्रोजन एटम अपने एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं करेगा। मतलब ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो VBT क्या बोलता है कि एटम कंबाइन करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें वो अपने एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं करता है, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी रहेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एटम कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उसके लिए अलग से थ्योरी आया MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है बेटा कि जब कोई एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेगा तो फिर वो अपने एग्जिस्टेंस को खत्म करेगा और बाद में एग्जिस्ट करेगा एज ए मॉलिक्यूल। ओके, मेरी बात को समझे। बीबीटी कह रहा था कि बॉन्ड बनाने के बाद भी मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, पर एमओटी क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जब भी 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल बनाएगा, तो मॉलिक्यूल बनने के बाद हाइड्रोजन एटम ने अपनी एग्जिस्टेंस को लॉस कर देना है। ये जो हाइड्रोजन एटम है वो अपने एग्जिस्टेंस को पूरे तरीके से लॉस कर दिया और अब ये एग्जिस्ट कर रहा है एज ए मॉलिक्यूल, है ना, एज ए एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गया क्या? तो ये बात है बीबीटी का और एमओटी का। वैसे तो बहुत सारी बातें भी हमको करनी है, पर फिर भी मैं यहाँ बताया आपको कि भैया बीबीटी क्या कहता है कि जब कोई एटम अपने अकॉर्डिंग टू बीबीटी कोई भी मॉलिक्यूल बने तो मॉलिक्यूल बनने के बाद भी एटम का एग्जिस्टेंस रहता है। पर बेटा एमओटी कहता है ऐसा नहीं है भैया, बात ऐसा है कि जब भी कोई एटम कंबाइन करके, है ना, मॉलिक्यूल बनाएगा तो वो अपने पूरे तरीके से एग्जिस्टेंस को खत्म करेगा और वो बाद में एग्जिस्ट करेगा एज ए मॉलिक्यूल। फिर हम उसको एटम नहीं बोलेंगे, हम ऐसा समझेंगे कि एटम खत्म हो गया, है ना। समझ रहे बेटा? जैसे मान लो आप दाल बनाते हो और चावल बनाते हो, है ना, तो दाल अलग चावल अलग। अगर दाल चावल को आप मिक्स कर देंगे, है ना, और उसके बाद उसको पकाएंगे तो बेटा खिचड़ी बनेगा, है ना। तो बीबीटी बोलता है कि वो खिचड़ी नहीं है, उसमें दाल है और चावल है, और एमओटी बोलता है नहीं नहीं वो खिचड़ी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बात समझ रहे बेटा? कहानी समझ रहे हो? जैसे दाल और चावल है तो सैटरडे को बनाते हैं ना खिचड़ी वगैरह, तो भैया दाल और चावल वगैरह सब मिक्स करके एक साथ डाल दिए कुकर में और बना लिए। तो बेटा बीबीटी क्या बोलता है कि नहीं, वहां पे दाल है और चावल है एक साथ, बस, है ना, और कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है, दाल अभी भी है चावल भी है। लेकिन बीबीटी बोलता ना, अब वो दाल चावल नहीं है, वो खिचड़ी है। मतलब दाल ने अपने एग्जिस्टेंस को लॉस कर दिया, चावल ने अपने एग्जिस्टेंस को लॉस कर दिया, और वो अब कहलाएगा खिचड़ी, और खिचड़ी में दाल भी आएगा और चावल भी आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा कंसेप्ट हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी, पहले तो आप समझ लो एमओटी आया क्यों। अकॉर्डिंग टू बीबीटी एटम डज not lose its existence during the formation of molecule, ठीक है, समझ रहे हो क्या? तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी एटम डज नॉट लूज इट्स एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अपने एग्जिस्टेंस को लूज नहीं कर रहा बेटा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब जैसा वैसा रह रहा है। बट अकॉर्डिंग टू MOT, molecular orbital theory, but according to MOT atom will lose its existence
ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये चीज हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो? तो ये कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू बीबीटी, एटम डज नॉट लूज इट्स एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बट अकॉर्डिंग टू एमओटी, एटम विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के टाइम पे एटम अपने आइडेंटिटी को, अपने एग्जिस्टेंस को लूज कर देता है, ठीक है बेटा? तो ये बात है। अब इसी की वजह से आगे हमारा आया। अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं और अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बीबीटी, ठीक है? बीबीटी के क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसको दूर करने के लिए एमओटी आया, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स है, वो आप सुन लो। मतलब इस तरीके का बहुत सारा गड़बड़ी इसने किया। जैसे बेटा इसने बोला, अकॉर्डिंग टू बेटा बीबीटी बोल रहा हूं, सुनो, कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जब बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इधर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इधर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ओ डबल बॉन्ड हो, और इस तरीके से ये एलडीएस है ना? अब अगर बीबीटी के हिसाब से बात करें ना बेटा, तो बीबीटी क्या बोलता है? वैलेंस सेल का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि एक ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। ये 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस 2p में 4, 1 2 3 4 ऐसा। दूसरे साइड से दूसरा ऑक्सीजन है बेटा, उसमें भी 1s2 है मेरे बच्चों, 2s2 और 2p4। इस s में 2 हो गया, इस s में 2 हो गया, इस s में 2 हो गया बेटा। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर लेगा, और ये दोनों, ठीक है? तो बीबीटी बोलता है कि भाई ये जो O2 मॉलिक्यूल बन रहा है ना, इसमें ये अलग ऑक्सीजन, ये अलग ऑक्सीजन, ऐसा। पर एमओटी बोलता नहीं, ऑक्सीजन एटम कंबाइन करने के बाद बेटा क्या बना लिया? मॉलिक्यूल। तो ये जो O2 है, इसमें ऑक्सीजन एटम का जिक्र नहीं करेंगे, हम इसमें बोलेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कौन? मॉलिक्यूल। कौन सा? O2 का। तो ये बात आप ध्यान रखो। अब बेटा ये ऑक्सीजन है हमारा, 1s2 2s2 2p4, और इधर से भी ऑक्सीजन है, 1s2 2s2 और 2p क्या आपका 4। इस तरीके से हमारी बातें हैं, इस तरीके से हमारा कंसेप्ट और क्राइटेरिया है। इन बातों को, इन कंडीशनों को ध्यान रखें। अब देखो बेटा, जब आप पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां हमने आपको पढ़ाया था पैरामैग्नेटिक एंड बेटा डायमैग्नेटिक। हमने बोला था अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो उसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 तो उसको बच्चों हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। अब यहां देखिए, बीबीटी ने बोला कि जो O2 का मॉलिक्यूल है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम, अब बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पहले से 4 तो था, बाद में शेयरिंग के बाद यहाँ भी एक आ गया और यहाँ एक आ गया, तो यहाँ भी 2 2 2 2 हो गया बेटा आफ्टर शेयरिंग, है ना? तो ये वाला कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू बीबीटी, क्योंकि बॉन्ड बनाने के बाद ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करके पेयर्ड हो गए, और पेयर्ड होने के बाद भैया सीधी बात है कि
यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं तो डायमैग्नेटिक। अब वैसे यहाँ भी ये जो है बेटा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2, यहाँ 1 और 1 तो है, लेकिन जब ये इसके साथ शेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और इसके साथ ये शेयर तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये भी हो गया डायमैग्नेटिक और ये भी हो गया डायमैग्नेटिक। दोनों के दोनों है बेटा डायमैग्नेटिक। ये दोनों वाली बातें हो गई दोनों के बारे में कि दोनों डायमैग्नेटिक हो गया। अब मैं आपको समझा दूं कि हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है, बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा है कि इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल माय डियर स्टूडेंट, जो O है उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस सेल में, दूसरा O है उसके बैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए दोनों इंडिविजुअली डायमैग्नेटिक होंगे। और अगर दोनों इंडिविजुअली डायमैग्नेटिक हैं तो ये O2 मॉलिक्यूल भी डायमैग्नेटिक होगा। तो मतलब ये बेटा कि अगर VBT के कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो हम इस O2 मॉलिक्यूल को डायमैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब एक्सपेरिमेंटली, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से देखा गया तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि O2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक नहीं है, O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। ले भैया अलग ही हो गया कुछ, है ना। अकॉर्डिंग टू VBT अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो ये कैसा आ रहा था, डायमैग्नेटिक, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड दैट इज एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि O2 मॉलिक्यूल इज नॉट डायमैग्नेटिक, O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। समझला का बेटा। तो आगे देखो, ये जो है हमारा O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VBT दिस इज डायमैग्नेटिक, but according to MOT पैरामैग्नेटिक। अच्छा ये जो आया ना, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी आ रहा है और ये अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट आ रहा है, हम इसी को राइट लेके चलेंगे। तो मतलब क्या हो गया, पूछेगा कभी आपको बताओ O2 पैरा है या डाई है, तो बेटा O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है ना। मतलब O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन VBT के हिसाब से जब आप सोचोगे ना तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आया। तो दूसरी कमियां ये है VBT की कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर बताया जैसा होता नहीं है, एक्सपेरिमेंटली कुछ और होता है। तो यहाँ फर्स्ट डिमेरिट में हम ड्रॉबैक्स में क्या लिखेंगे बेटा कि अकॉर्डिंग टू, ये तो बेटा समझाने के लिए O2 लिया, और भी बहुत सारे ऐसे थे। अकॉर्डिंग टू VBT, अकॉर्डिंग टू VBT, ठीक है, डाइऑक्सीजन शुड बी, डाइऑक्सीजन शुड बी डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, दैट इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली it is paramagnetic
मैग्नेटिक इन नेचर। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा पैरामैग्नेटिक का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो भाई स्ट्रक्चर से पैरामैग्नेटिक थोड़ी डिसाइड करते, स्ट्रक्चर तो O2 का जैसा वैसा ही रहेगा, O2 रहेगा, O2 रहेगा, स्ट्रक्चर थोड़ी ना बदल जाएगा बेटा। बट पैरा और डाई कैसे पता चलता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ना। तो VBT के हिसाब से तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ इसलिए डायमैग्नेटिक आ रहा था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। तो मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। एक्सपेरिमेंटली जब देखे तो पता चला ये पैरामैग्नेटिक है। तो वही चीज यहाँ पे आ गया, अकॉर्डिंग टू VBT डाइऑक्सीजन शुड बी डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई पूछे बताओ O2 पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो एक्सपेरिमेंट जो बोला वो सही है, तो मतलब O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे आपको लेके चलते हैं। उसके बाद बेटा दूसरा जो कमी था वो ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, जो VBT है ना, उसने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग क्यों हो रहा है ना, इन सब चीजों पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जैसे ऑक्टेट रूल आया था ना कि कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्डिंग करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, पर देखा तो ये गया कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो जब पूछा कि भैया यहाँ ऑक्टेट क्यों, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गए, फिर वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं, तो उसके पीछे का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। बॉन्ड ऑर्डर तो हमने आपको पढ़ाया, वो अलग टॉपिक में पढ़ाया, पर बेटा VBT ने बॉन्ड ऑर्डर का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ठीक है। लिखेंगे इट कुड नॉट explain about बेटा बहुत सारे बच्चों को बस एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आपका जेई और नीट का एग्जाम ना हो जाए, आपको रात दिन जेई नीट दिखने चाहिए, है ना। इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट बॉन्ड ऑर्डर एंड व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर सर? बता ही दिया था बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम, ठीक है, बिटवीन एटम ने टू एटम, के बीच में जितने बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे नंबर वाइज टोटल, वही उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा बेटा। जैसे ये H2O N2O O2O, H2 में बॉन्ड होता है H के बीच में, N2 में होता है N ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में, ठीक है, और O2 में होता है O डबल बॉन्ड O के बीच में। इधर को बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, इधर को बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, इधर को बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, ठीक है ना। तो ये चीज है हमारा इस तरीके से, ऐसी बात है, ऐसा कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो हाइड्रोजन है ये HH है, सिंगल बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। ये नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। ये ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया।
तो ये नंबर ऑफ जो बॉन्ड रहता है ना बेटा दो एटम के बीच में किसी मॉलिक्यूल में, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी होते हैं। जैसे H2+, यहां का बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है बेटा 0.5, मतलब कि हाफ। अब ये कैसे आएगा सर, आपके मन में होगा, है ना? तो मैं आपको बता दूं, ये आपका फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, और फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट stability of molecule. It could not explain about the stability of molecule, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट अगर हम लेके जाएं आपको पॉइंट में, तो यहां पे है कि इट कुड नॉट explain bonding in electron deficient compound, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट, ये हो गया क्राइटेरिया। इस कंसेप्ट क्राइटेरिया को आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो VBT है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में बॉन्डिंग क्यों हो रहा है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ठीक है। समझ गए क्या? तो बेटा ये सारे डिमेरिट है। अगेन आई रिपीटेड, सबसे पहली बात आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी भैया? तो भैया पहली बात तो ये VBT बोलता है कि जब कोई एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएगा तो वो अपने एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं करता, वो भी रहता है। लेकिन MOT बोलता ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। एटम जब कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है ना, तो अपने एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और एग्जिस्टेंस जैसे ही खत्म हो जाएगा ना बेटा, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या आता है कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। तो ये बात हो गया। अब उसके बाद है कि ड्रॉबैक्स ऑफ VBT क्या क्या है। तो जैसे O2 मॉलिक्यूल को VBT ने डायमैग्नेटिक बता दिया। डायमैग्नेटिक इसको कहते हैं जिसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, वो हमने प्रूफ किया। कैसे? उसने बोला बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ कि O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फिर बेटा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में कैसे बॉन्डिंग होगा, है ना, इसके बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला। किसने बेटा? VBT ने। अब इन सारी कमियां को दूर करने के लिए हमारे पास आएंगी बेटा कौन कौन सम इंपॉर्टेंट थ्योरीज, जिसका नाम भैया MOT। तो अब हम लोग जा रहे बेटा MOT पे, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेन पॉइंट ऑफ MOT। अब मैं समझ सकता हूं कि आप समझ गए होंगे कि MOT का इंपॉर्टेंट क्या है और MOT आया क्यों, ठीक है। तो मेन पॉइंट तो आपको पढ़ाने जा रहे हैं MOT का, पर मैं मेरे हिसाब से कुछ बातें बताता हूं, उसको ध्यान रखना, क्योंकि हमारा अल्टीमेट काम यही है, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है बेटा JEE नीट में, है ना। और कोई भी बच्चा 100% परफेक्ट नहीं हो सकता थ्योरी में। वो समय के साथ आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा और आप चीजें सीखते जाओगे। एक बार में आप 100% थ्योरी नहीं सीख सकते, ठीक है ना। अब मुझे बस इतना बता दो, सारे बच्चे नहीं बताना है, कि अभी तक जितनी बातें बताए उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछो, अदरवाइज ऑल क्लियर। देन कितना परसेंट क्लियर है ये बताओ, क्योंकि अभी कोई बहुत ज्यादा बड़ा बात आपको हमने बताया नहीं है, सीधा सीधा बात बताया है। तो फटाफट 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 बेटा बताते जाइए।
सारे बच्चे रिप्लाई करो लेकिन यार। एवरीवन रिप्लाई प्लीज। चलिए ठीक है ना, अब आगे चलते बेटा। आप देखो सीधा सीधा बात, देखो पहले तो शुद्ध हिंदी में समझाते हैं आपको, ठीक है, कि कहां लगेगा क्या होगा, बाद में एकदम लिख के बताएंगे। पहली बात समझ लो बेटा कि जो एमओटी का थ्योरी है ना, नाम ही है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो डिफाइन होता है कहां पे, मॉलिक्यूल पे। पहली बात तो ये कि हम इसको कहां लगाएंगे बेटा, मॉलिक्यूल पे लगाएंगे, मॉलिक्यूल पे, ठीक है ना, हम इसको और कहीं नहीं लगाएंगे। दूसरी बात बेटा, मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं दुनिया में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत मॉलिक्यूल है। हमारा एमओटी जो है हमको सभी मॉलिक्यूल पे नहीं लगाने बोलता है। हमारा केमिकल बॉन्डिंग हमारे जेई एडवांस, नीट और मेंस के सिलेबस में जो है वो यही बोलता है कि आप डायटॉमिक मॉलिक्यूल पे लगाओ, ठीक है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब बेटा जो हम पढ़ेंगे ना एमओटी, वो अप्लाई कहां पे करेंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल पे। देखो एकदम ये सब ऐसी बातें बता रहा हूं जिसको पता रहने पे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है, सोचते रहो ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो बेटा सबसे पहले हम लोग कहां पढ़ेंगे, तो जो भी हम एमओटी पढ़ रहे उसको अप्लाई कहां करेंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल पे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायटॉमिक, मींस बेटा डाई मतलब टू, एटॉमिक मींस एटम, तो इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम इज कॉल्ड डायटॉमिक, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई ऑन डायटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, जो हमारे को पढ़ने हमारे सिलेबस में। अब बेटा ये दो टाइप का होता है, एक होमो टाइप का, दूसरा हेटेरो टाइप का। होमो डाई एटॉमिक और हेटेरो डाई एटॉमिक। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि यहां जो होमो डाई एटॉमिक है और हेटेरो डाई एटॉमिक है, उसमें कंसेप्ट ये है कि जैसे दो एटम आपस में कंबाइन किया, ऐसा H2, देखो तो दो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाया और ये दोनों एटम सेम है, इसलिए इनको हम होमो डाई एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, H2, ये सब, ठीक है। दूसरा हेटेरो, XY, मतलब एक एटम अलग है बेटा, दूसरा एटम अलग है, तो ये हेटेरो डायटोमिक हो गया। जैसे बेटा CO हो गया, CN- हो गया, ये सब क्या हो गया, हेटेरो डायटोमिक। तो कहां से चलना चालू किए, एमओटी अप्लाई ओनली ऑन मॉलिक्यूल एंड इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल पे अप्लाई होगा। और डायटोमिक किसको कहते हैं, जहां दो एटम हो, होमो डायटोमिक और हेटेरो डायटोमिक दोनों पे अप्लाई होगा। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे मैं आपको बता दूं बेटा कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें भी दुनिया के सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल पे वैलिड नहीं है, वैलिड तो है आगे तक, लेकिन हमें जो पढ़ना है हमारे जेई नीट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उतना ही पढ़ना है बेटा जिन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम 20 तक हो। तो हम 20 इलेक्ट्रॉन तक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जैसे फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है बेटा 9 × 2 मतलब 18, यहाँ इलेक्ट्रॉन है बेटा 17 × 2, ठीक है 34। मेरे प्यारे बच्चों हम इस क्लोरीन के बारे में यहाँ नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। कंसेप्ट क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नंबर 1 से लेकर 20 तक
इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की स्टडी हमें करनी है। ये बात आप ध्यान रखना। क्या कहा हमने? इलेक्ट्रॉन नंबर 1 से लेके 20 तक कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल की ही स्टडी हमें करनी है ना, इन दिस टॉपिक। बाकी आगे भी इसमें वैलिड है, लेकिन हमको यहां जाना ही नहीं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गया? क्या क्या कहा हमने? पहली बात तो ये एमओटी वैलिड फॉर मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, कंटेन 2 एटम, इसमें होमो पे भी हेट्रो पे भी, पर ज्यादा फोकस बेटा हमारा होमो पे रहेगा। इधर ज्यादा फोकस नहीं जाता, इधर फोकस रहता है ज्यादा। ठीक है, अब ये बात आप ध्यान रखना। अब उसके बाद मैं बता दूं बेटा कि हम उन मॉलिक्यूल पे एमओटी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 20 तक जाए, क्योंकि 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, 20 तक ही है। 20 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कैसे, तो बताया हूं मैं आपको पहले भी। तो 20 इलेक्ट्रॉन तक ही हम अप्लाई करेंगे। अब आगे मैं बता दूं बेटा, तो 20 इलेक्ट्रॉन तक ही आपको अप्लाई करना है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब यहां पे आपको मैं बता दूं थोड़ा कि बात क्या है। तो यहां बात ऐसा है बेटा कि भाई कि जैसे आप नॉर्मली किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना, एस एस पी एस पी एस डी पी एस करके, तो वैसे ही बेटा हम मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन हमें है हमारे पास, उन इलेक्ट्रॉन को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसकी भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, जैसे एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वैसे मॉलिक्यूल में रहने वाले बेटा, मॉलिक्यूल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड अब उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सीधा बात ये हो गया कि जैसे एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वैसे मॉलिक्यूल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा। पर याद रखना कि जैसे एटम में होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम में क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। उसी तरीके से मॉलिक्यूल में होता है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया और मॉलिक्यूल में क्या हो गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा जैसे एटम में होता है ना, कौन सा? एस पी डी एफ, वैसे ही मॉलिक्यूल में होते हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसका नाम है सिग्मा पाई डेल्टा। ये बेटा, तो कंसेप्ट क्या हो गया कि एटम कंटेन एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक sp-df। उसी तरीके से जो मॉलिक्यूल है ना, वो क्या कंटेन करेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक व्हाट? सिग्मा पाई डेल्टा। ठीक है ना? ये जो आप देख रहे हो मॉलिक्यूल, ये क्या कंटेन करेगा भैया? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा पाई और डेल्टा। तो सिग्मा टाइप का, पाई टाइप का, डेल्टा टाइप का, है ना, कंटेन करेगा ये क्या? ऑर्बिटल। अब बेटा एक बात बता दूं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, तो आपको पता था कि भैया इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं रहेगा, और वो भी अपोजिट स्पिन में रहेगा। तो बिल्कुल यहां भी वही बात कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 ही रहेंगे विथ अपोजिट स्पिन। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं रहेगा। समझ गए बेटा? तो ये बात हो गया यहां तक।
कंसेप्ट आगे अगर एक पॉइंट इसका हम लोग लिख दे, मेन पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा बेटा कि एज इलेक्ट्रॉन इज present in atomic orbital in atom in atom is the similar way it is present in molecule, it is present in molecular present in molecular orbital शॉर्ट में एमओ बोलो, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल। ठीक है ना बेटा? तो एकदम लाइन क्लियर है, जैसा समझा दिया। एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल इन एटम इज द सिमिलर वे इट इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हो गया बेटा हमारा कंसेप्ट। और यहां पे है एटॉमिक ऑर्बिटल आर नेम्ड एज, एटॉमिक ऑर्बिटल नेम्ड एज क्या? एस पी डी एफ, while molecular orbital named as sigma pi delta etc। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सिग्मा पाई और डेल्टा बनते हैं ना, ये जो सिग्मा पाई और डेल्टा बनते हैं ना, ये सिग्मा पाई डेल्टा क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा जैसे नाम आपने याद किया था ना एसपीडीएफ, वैसे यहां पे क्या नाम आपको याद करना है? सिग्मा पाई डेल्टा। तो ये हो गया बेटा सिग्मा, ये हो गया बेटा पाई, ये हो गया डेल्टा। मैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी आपको डेल्टा यहां पढ़ना नहीं है, पढ़ना कौन सा है? सिग्मा और पाई। तो सिग्मा टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो ये बात आपको हम बता देते हैं। समझ गए क्या? तो ये चीज आप ध्यान रखो। अच्छा एक चीज बता दूं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये सिग्मा पाई है और डेल्टा भी है। अब इसमें बेटा हमको पढ़ना है ये दोनों, अभी हमारे सिलेबस में हमको सिग्मा और पाई, इसका क्या नाम होगा भैया? सिग्मा और ये पाई। तो बेटा ये जो है सिग्मा, ये हमको पढ़ना है, पाई पढ़ना है। जो इसके डिफरेंट टाइप होंगे वो मैं बताऊंगा, पर आपको बता दूं बेटा कि जैसे एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता था, वैसे ही 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
contain maximum 2 electron with opposite spin। तो बेटा एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा और वो भी क्या अपोजिट स्पिन में। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और जितना बात पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन लेक्चर में पूरा वीक का रिवाइज करके आना बेटा, ऐसे मत आ जाना, पूरा रिवाइज करो आना, बहुत मजे करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ऑफलाइन में, सारे आना बच्चे। तो ये हो गया, मंडे ट्यूसडे मेरे लेक्चर रहती है ना ऑफलाइन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, बस। अब बेटा जैसा हमने आपको पढ़ाया कि हम तो पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो 20 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेटा टोटल हमको 10 ऑर्बिटल चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बेटा हमें 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में जानना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। सर अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है? तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि जब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं उसी टाइम पे एटॉमिक ऑर्बिटल भी आपस में कंबाइन करते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले हमने बोला था बेटा ओवरलैपिंग, है ना, एक बार बताए थे इंटरमिक्सिंग। तो जैसे अलग अलग वर्ड हमने यूज करा है बार बार, ये अलग है। पहले हमने क्या बोला बेटा कि जैसे हमने बोला भैया ओवरलैपिंग टाइप का, ठीक है। तो कंसेप्ट सुन लो कि ओवरलैपिंग बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है और इस तरीके से ओवरलैप कर गया था, तो ये क्या हो गया आपका ओवरलैपिंग हो गया, है ना। दूसरा बताया था इंटरमिक्सिंग, है ना। तो मतलब जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं ना उस टाइम पे क्या करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग करवाते हैं। लेकिन बेटा जब भी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल ना बनवाए, हम बनवा रहे बेटा करा रहे ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे को कोलैप्स करना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कॉम्बाइनेशन हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। कौन? तो जैसे एक एटम इधर से एक एटम इधर से, ये दोनों आ रहे कंबाइन करने और ये मॉलिक्यूल बना रहे। तो मॉलिक्यूल बनाते वक्त इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना वो आपस में कंबाइन करते हैं, और जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन देन फॉर्म न्यू सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि जैसे ओवरलैपिंग के लिए एटम को क्लोज आना पड़ता था, तो वैसे ही कंबाइन करने के लिए भी क्लोज आना पड़ेगा। तो जो क्लोज जब वो आएंगे तो उस टाइम पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का, ठीक है ना, क्योंकि भैया मॉलिक्यूल बन रहा है तो बॉन्ड तो होगा ही ना। तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना INN। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि जब अगर ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे कंबाइन करने के लिए तो उसके पहले एटम को चलना पड़ेगा, और एटम जिस भी एक्सिस पे चलेगा मेरे प्यारे बच्चों वही उसका कहलाएगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या कहलाएगा बच्चों? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहलाएगा। अब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है क्या? जिस एक्सिस पे एटम चलेंगे। अब आपको पता है ना बेटा कि जिस एक्सिस पे चलता था अगर वहां ओवरलैपिंग हो गया तो उस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग। और उससे कौन सा बॉन्ड बनता था? सिग्मा बॉन्ड। और दूसरी बात बेटा जिस एक्सिस पे चल रहा है एटम उसके ऊपर और नीचे जब ओवरलैपिंग होगा इस तरीके से उसको हम बोलते थे साइड वाइज ओवरलैपिंग। और बेटा थ्रू साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। एकदम उसी तरीके से जब भी दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे
और उस टाइम पे जिस एक्सिस पे वो मूव कर रहे हैं, उस एक्सिस पे जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा बेटा, वो बनाएगा सिग्मा टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस जैसे सिग्मा बॉन्ड बनता था ना बच्चा, एग्जैक्ट वैसे ही बनेगा सिग्मा टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, फैन ऑन कर लूं क्या यार? तुम लोगों को वॉइस में डिस्टरबेंस होता है क्या फैन से? बड़ा गर्मी लग रहा है भाई। हाँ तो सुन लो कि जैसे सिग्मा बॉन्ड बनता था ना, सिग्मा बॉन्ड, वॉइस में डिस्टरबेंस हो रहा है क्या बेटा? वॉइस क्लियर आ रहा है? ये देखो किताबें ऐसे रखते हो तुम लोग। हाँ वॉइस क्लियर है? चलो तो बेटा हमने क्या बोला कि जैसे बनता था क्या सिग्मा बॉन्ड, है ना, एग्जैक्ट उसी पैटर्न में बनेगा कौन? सिग्मा टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, सिग्मा टाइप का ही बनेगा क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर से सुन लो कि ये एटम है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के तरफ चल रहा है, चलेगा तो एक्सिस लेना पड़ेगा ना, और उस एक्सिस को क्या बोलते थे बेटा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या तो एक्स होगा या वाई होगा बच्चा, या जेड होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब आप ध्यान रखना, जैसे वहां ओवरलैपिंग होता था ना, कहां बीबीटी में, और ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता था, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं कराएंगे, कॉम्बिनेशन कराएंगे। लेकिन बाकी सारी बातें सेम, कि जो कॉम्बिनेशन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होगा उससे बनेगा सिग्मा टाइप का, सिग्मा टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो कॉम्बिनेशन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होगा उससे बनेगा पाई टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बच्चों यही बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। तो जो कंसेप्ट हमें बताना था सो हमने आपको बता दिया, अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर बेटा? अब चलो आगे लेके चलता हूं, पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, सिग्मा पाई डेल्टा, जिसमें हमको सिग्मा पढ़ना है पाई पढ़ना है। सिग्मा कैसे बनेगा आपको समझा दिया, कि जब एटम एक दूसरे तरफ अप्रोच करेंगे और एक्सिस के ऊपर जो कॉम्बिनेशन होगा उससे बनेगा सिग्मा टाइप का बॉन्ड, सॉरी सिग्मा टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक्सिस के ऊपर और नीचे जब कॉम्बिनेशन होगा उस टाइम पे जो ऑर्बिटल बनेगा वो होगा कौन सा? पाई टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चा लोग? यहां तक आपको क्लियर हो गया उम्मीद करता हूं। आगे देखिए, क्या हो गया बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, और हमको 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए पढ़ना है, इसके लिए 10 ऑर्बिटल पढ़ना है। अब आपको बेटा हमने बता दिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा पाई डेल्टा। कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे बेटा? तो बनता है बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, और कंबाइन करेंगे उनका भी एक तरीका होता है, एक नाम है, उसका नाम बेटा LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली एक दूसरे से कंबाइन करेंगे उसी कॉम्बिनेशन के थ्रू बेटा बनेगा क्या? एटॉमिक से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यह हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय, आर फॉर्म
बाय LCAO। ये पढ़ाऊंगा भी LCAO क्या होता है, LCAO मेथड। तो ये हो गया बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, ठीक है। पूरा नाम क्या है बेटा इसका, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये चीज है हमारा, ये बात है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO मेथड, ठीक है। तो ये बात समझ ला का। तो ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय आर फॉर्म बाय LCAO मेथड। और एक बात बता दूं आपको कि नंबर वाइज जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, नंबर वाइज उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, number of molecular orbital form are equal to number of atomic orbital combined, orbital combined। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि नंबर वाइज जितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना, वो किसके इक्वल रहेगा बेटा, नंबर वाइज जितने और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। तो ये चीजें हैं, इनको ध्यान रखो। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सीधी बात आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ना ज्यादा बनेगा ना कम बनेगा, ठीक है बेटा, समझ रहे हो क्या। तो ये बात आप ध्यान रखो। जैसे बेटा अगर हम इधर लिखे एटॉमिक ऑर्बिटल और इधर लिखे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, ठीक है। अगर आपने 2 लिया एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दोनों आपस में अगर कंबाइन हो गए तो 2 बनेगा बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इधर भी 4 बनेगा इधर से बेटा। और हमेशा याद रखिएगा इवन नंबर में ही कॉम्बिनेशन होगा, मतलब सीधा बात जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये कंसेप्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म, ठीक है ना। तो ये बात है। अब बेटा थोड़ा आगे आपको लेके जाऊं तो यहां मैं आपको बता दूं कि जब भी कॉम्बिनेशन होगा एक साथ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो बेटा, कैमरे में आके बोलता हूं, बोल ये रहा हूं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतना ही क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके ना। एक बार में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और याद रखना कि जब एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा उसके लिए आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और अगर कॉम्बिनेशन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर हो रहा है तो वो सिग्मा टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे हो रहा है, इस कॉम्बिनेशन में पाई टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, और दूसरी चीज एक बात और, एक बार में जैसे ऐसा आ रहा है बेटा, ओवरलैपिंग होता था ना 2 ऑर्बिटल का,
वैसे ही कॉम्बिनेशन भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल का ही होगा। तो एक बार में दो एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में कंबाइन करेंगे बेटा, है ना। तो ये चीज है, इसको ध्यान रखो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें यार बेटा वो लिखे तो कहाँ चला गया यार। दिमाग खराब हो जाता है इससे मेरा यार, पता नहीं कहाँ चला गया वो भी लिखकर। हाँ तो यहाँ कंसेप्ट आपको याद रखना है, कंसेप्ट आपको याद रखना है बेटा, कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ये बात आप ध्यान रखो, कंसेप्ट ही हो जाएगा कि when two atomic orbital are combined, two atomic orbital are combined, then two molecular orbital are formed. Molecular orbital are formed, ठीक है, समझ रहे हो, which is named as bonding molecular orbital, bonding molecular orbital, एंड दूसरा होगा बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले तो आपको बताया सिग्मा पाई डेल्टा, दूसरा हम ये बता रहे हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा ना तो नंबर वाइज दो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हम नाम क्या लिखेंगे बेटा, एक हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको शॉर्ट में हम BMO से लिखेंगे, और दूसरा बनेगा बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम ABMO के नाम से जानेंगे। याद रखना, एक बन रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा कौन बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हर एक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से हमेशा याद रखना कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसमें से एक बॉन्डिंग होगा और दूसरा होगा बेटा एंटी बॉन्डिंग। अब मैं आपको बता दूं, जैसा नाम वैसे ही काम। बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा, एंटी बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्डिंग को अपोज करेगा। तो बेटा इस तरीके से मतलब बॉन्डिंग वाला हमारा स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला हमारा अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा।
तो कंसेप्ट ये है, ऑब्जर्व ये हुआ कि जो मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों कंबाइन कर रहे, ठीक है, कंबाइन करेगा ना तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो बच्चा बात आप ऐसा याद रखना कि जो बॉन्डिंग होता है उसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता है, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके एनर्जी से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर जाएगा और BMO कहाँ जाएगा बेटा, नीचे जाएगा। क्यों सर? क्योंकि हमने क्या बोला कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से भी एनर्जी कम होता है बेटा, किसका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। लेकिन जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, उन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से भी एनर्जी ज्यादा होता है, किसका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो कंसेप्ट ये आ गया बेटा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, एक BMO बनेगा, दूसरा ABMO बनेगा, BMO का एनर्जी कम, ABMO का एनर्जी ज्यादा। तो बेटा BMO में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ABMO में बेटा इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, है ना। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में होता है कि जिसका एनर्जी कम हुआ उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। जिसका एनर्जी कम हुआ उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा। और जिसका एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम। तो डियर स्टूडेंट, ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और ABMO का एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा, कम होगा। अब यहाँ पे ये लाइन भी हम लोग लिखेंगे कि BMO हैज लेस एनर्जी, ठीक है, BMO हैज लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी, एंड मोर स्टेबिलिटी। BMO has less energy and more stability than atomic orbital. BMO has less energy and more stability than atomic orbital. Okay, सुन रहे हो? BMO has less energy and more stability than बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उससे एनर्जी कम होगा किसका, BMO का। तो अगर BMO का एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। अब आगे अगर आप जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे कि while ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल has ABMO has less stability and more energy than atomic orbital। तो ये हो गया। अब कुल मिला सीधा सीधा बात ये हो गया, कॉम्बिनेशन जो है ना वो तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में कम से कम होगा, दो तो लगेंगे ही, दो से कम पे नहीं होगा, दो से ज्यादा नहीं चाहिए, दो ही। इससे दो ऑर्बिटल कंबाइन अगर कर रहा है तो दो बनेगा मॉलिक्यूलर, जिसमें से एक होगा बेटा ABMO और एक होगा बेटा BMO। BMO का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम और ABMO का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा। अब केमिस्ट्री में आप सुने होंगे कि जिसका एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम, और जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये हमने बेटा आपको बता दिया है ना, यहां तक बात।
अब इसके बाद थोड़ा और आपको मैं बता दूं, तो एक चीज और है यहाँ पे कि बेटा जैसे हम, अगर हमको पता चल गया एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, मॉलिक्यूलर में बीएमओ कैसे बनेगा, एबीएमओ कैसे बनेगा, बीएमओ का एनर्जी ज्यादा है या कम है ये पता चल गया। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा, और क्या होता है बेटा पाई, सिग्मा कैसे बनेगा, पाई कैसे बनेगा, सब बताऊंगा। और बता भी दिया कि जो कॉम्बिनेशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होगा उससे सिग्मा बनेगा, और जो कॉम्बिनेशन अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा उससे पाई बनेगा। दोनों चीजें बेटा हमने आपको बता दिया, आपको समझा दिया, ठीक है। अब बेटा बात आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रूल हमने 3 पढ़ रखा है ना, अबव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बस उसी पैटर्न पे हम जाएंगे और यहाँ चीजें देखेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना उसको हम यहाँ पे फील करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव पॉली एंड हुंड्स, ठीक है। जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल में भरते थे वैसे यहाँ भी भरेंगे। बस एक बात का डिफरेंस है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी हम डिसाइड करते थे अबव प्रिंसिपल के हिसाब से, है ना। और अबव प्रिंसिपल क्या था कि वैल्यू ऑफ आप n+l निकाल लो, जिसके लिए n+l का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, जिसके लिए n+l का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिसाइड करोगे एनर्जी, तो मैं आपको बता दूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी डिसाइड करते वक्त हमें कभी भी ये नहीं देखना है कि हम अबव रूल लगाएंगे, नहीं बेटा, हम यहाँ पे अबव प्रिंसिपल नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यूज होगा 10 नंबर वाइज, क्योंकि हर ऑर्बिटल में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन गया हमको 20 इलेक्ट्रॉन का ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। तो 10 ऑर्बिटल उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो 10 इलेक्ट्रॉन में बेटा हम 10 ऑर्बिटल में बेटा हम 20 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो कंसेप्ट ये आ गया कि अगर आप 20 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमको उसमें 10 ऑर्बिटल चाहिए। और ये ऑर्बिटल कैसे है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बेटा इनका एनर्जी जो है ना वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया गया है बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेथड, एंड अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेथड हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी डिसाइड करेंगे। और वो एनर्जी को हम एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर भी बोलते हैं। उस ऑर्डर को बेटा आपको याद करना पड़ेगा, हम बताएंगे आपको, पूरी समझाने की कोशिश करेंगे, आपको पूरा याद भी करा देंगे। लेकिन यहाँ सीधा सीधा बात आप समझ लो कि ये जो है ना ये हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो कंसेप्ट है हमारा क्या कि यहाँ लिखेंगे, फिर समझा दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का अबव प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद हुंस रूल है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना। ये तीनों रूल अभी भी लगेंगे। लेकिन जैसे आप एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी थियोरेटिकली डिसाइड करते थे वैसे ही आप यहाँ पे एनर्जी डिसाइड नहीं कर पाओगे। यहाँ एनर्जी फाइंड आउट किया गया है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, एंड उस ऑर्डर को बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखना कोई मुश्किल है नहीं क्योंकि टोटल 10 ऑर्बिटल ही तो है, उससे ज्यादा तो है नहीं। अब बेटा यहाँ पे हमने सीधा सीधा लिखना है और ये लास्ट लाइन क्या है आज के लेक्चर का, उसको लेक्चर ओवर करूंगा। इलेक्ट्रॉन्स आर filled in electrons are filled in molecular orbital, electrons are filled in electrons are filled in atomic orbital
according to above principle, Hund's rule and Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. In the similar way, electrons are filled in the similar way, electrons are filled in the molecular orbital. ठीक है, समझ रहे हो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ रहे हो? by following all the rule, but there is no n plus L rule. And electronic configuration always determined experimentally. तो ये चीज है बेटा, हम लोग यहाँ n प्लस एल रूल नहीं लगा सकते, हम यहाँ डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर से, ठीक है? अब इसके आगे का चीज मैं कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, मुझे आज जो पढ़ाना था पढ़ा दिया बेटा। कल भी आपका केमिस्ट्री का लेक्चर होगा, अगर मैं मैसेज डाल दूंगा तो आप लेक्चर में आ जाना, ठीक है ना? ये बात समझ लो। तो सारी चीजें बेटा हम आज पढ़ा दिए हैं, और अगर कोई डाउट हो तो बता देना। फिर आखिरी बात जाते जाते सुन लो कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आप भरते हो, है ना, रूल का यूज करके, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन आप भरोगे बाय यूजिंग रूल, ठीक है ना? और कोई मसला नहीं है, सीधा सीधा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। बस हुंड्स, पॉली और अबव प्रिंसिपल में, अबव प्रिंसिपल का हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ ऑर्बिटल का एनर्जी ऑलवेज डिसाइड होगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। आज पूरे दिन आप पढ़ाई करो, इस कदर पढ़ाई करो। सोचो आपका कल जेई का पेपर है, सोचो कल आपका नीट का पेपर है, आज पूरे दिन को यूटिलाइज करो बेटा, क्योंकि आज का वक्त जो बीत जाएगा जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो अभी आपका टारगेट अगर जेई नीट है तो रात दिन एक करके मेहनत करो बेटा, तब जाके सिलेक्शन होता है ना? पूरा दिन आज पढ़ो, है ना, एकदम थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके, लेकिन बेटा बहुत पढ़ना है आज आपको, पूरा बैकलॉग वगैरह सारा क्लियर करो। ओके, सारे बच्चे सुन रहे हो? तो बिल्कुल आज एक भी मिनट वेस्ट मत करो। छुट्टी मनाना नहीं है बेटा, एक ही दिन हम लोग छुट्टी मनाएंगे जिस दिन एग्जाम हो जाएगा, है ना? बीच में कोई छुट्टी नहीं, सीधा 2023 में जब आप एग्जाम दे के आएंगे जेई का नीट का, सीधा कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद छुट्टी मनाना बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेई नीट का तैयारी करते हैं, लेकिन अगर आप रात दिन एक करके मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन।